हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? ठीक है, ब्लड वाला पार्ट हमने लगभग लगभग कवर कर लिया है। इसमें हमने प्लाज्मा वाला पार्ट कवर कर लिया, फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स वाला पार्ट कवर कर लिया। क्लियर है बिल्कुल? लास्ट लेक्चर में प्लेटिलेट्स के साथ साथ हमने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी कवर कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद ब्लड ग्रुप वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, जिसमें ब्लड ग्रुप का पोर्शन, एबीओ ब्लड ग्रुप का पोर्शन कवर कर लिया है। आरएच फैक्टर वाला पोर्शन आज कवर करने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या होगा? आज का हमारा टारगेट है आरएच फैक्टर। इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझना मेरी बात, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, लिम्फ कवर करना है आपको और सर्कुलेटरी पाथवे। तो ये आज का हमारा टारगेट है। ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल? आरएच फैक्टर टोटल कंसेप्चुअल है, यानी आज के चैप्टर में, अगर आज के लेक्चर में बात की जाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर आरएच फैक्टर। क्लियर है? जिसमें एक डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर है बिल्कुल? तो उस पर क्वेश्चन भी आता है, तो उसको हम अच्छे से फोकस करेंगे। क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, एक मिनट, हाँ ओके। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज आरएच फैक्टर। जैसे हमने बात की थी ए और बी एंटीजन की, हमने कहा था कि आरबीसी की सरफेस पर अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आरबीसी की सरफेस पर अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर दोनों ही एंटीजन है तो वो भी ब्लड ग्रुप होगा, और एक भी एंटीजन नहीं है मींस जीरो, यानी ओ ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है बिल्कुल? और मैंने बताया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये किस पर डिपेंड है? टू टाइप्स ऑफ एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर। कितने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं एबीओ सिस्टम के अंदर? 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। क्लियर है? यहां एंटीबॉडी नेचुरली प्लाज्मा में मिलते हैं, बट आरएच ग्रुपिंग के केस में एंटीबॉडी नहीं मिलते। क्लियर है बिल्कुल? तो अगला बात ध्यान रखना है आपको कि जैसे आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन और बी एंटीजन होते हैं ना, ऐसे ही आरबीसी की सरफेस पर एक डिफरेंट टाइप का एंटीजन और देखने को मिला साइंटिस्टों को। सबसे पहले ये एंटीजन रिशिस मंकी, जो अपना इंडिया में मिलता है नॉर्मल, ठीक है, आपने घूमने गए हो, ठीक है, तो आपको जो मंकी देखने को मिलता है वही रिशिस मंकी है। ठीक है, उसी के नाम पर, क्योंकि सबसे पहले उस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर हमने इस एंटीजन को आइडेंटिफाई किया, फिर देखा यार ऐसा एंटीजन तो ह्यूमन आरबीसी पर भी मिल रहा है। ठीक है, तब से उस एंटीजन का नाम रख दिया हमने आर एच फैक्टर। क्लियर है बिल्कुल? जो आरबीसी की सरफेस पर मिलता है, पर सबकी आरबीसी की सरफेस पर नहीं होता। ठीक है, हाँ, पर मोस्टली पॉपुलेशन के अंदर, यानी 80% पॉपुलेशन में आरबीसी की सरफेस पर ये आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है मींस ए एंटीजन है और आर एच एंटीजन भी है, तो उसको हम बोलते हैं ए पॉजिटिव। और जिनमें आर एच फैक्टर नहीं होता, एंटीजन बोलो या फैक्टर बोलो, उनको बोलते हैं ए नेगेटिव। क्लियर है बिल्कुल? ऐसे ही बी ओ ए बी, इन ब्लड ग्रुप के अंदर अगर आर एच फैक्टर भी आरबीसी की सरफेस पर है तो उसको हमने पॉजिटिव नाम दिया, और नहीं है तो उसको नेगेटिव नाम दिया। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेसिस मंकी। तो रेसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर सबसे पहले ये देखने को मिला था, इसीलिए इसको हमने बोला आर एच फैक्टर। क्लियर बिल्कुल? आर एच फैक्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आरबीसी है, ये इस आरबीसी की सरफेस पर अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, इसको हम एंटीजन डी एंटीजन भी बोलते हैं। ठीक है, डी एंटीजन ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, आर एच फैक्टर या डी एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस पर है, आर बी सी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो
आरबीसी की सरफेस पर अगर ये प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम RH पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन में एक टर्म हम यूज करेंगे क्या, RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव। और मान लो आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीजन है ही नहीं, ये एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर नहीं है। इस कंडीशन को हम क्या बोलने वाले हैं, RH नेगेटिव। ठीक है, RH फैक्टर यहां पर क्या है, एब्सेंट। RH फैक्टर यहां पर क्या है, एब्सेंट है। और अगर RH फैक्टर एब्सेंट होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। सिंपल, RH नेगेटिव। और ध्यान रखना 80% पॉपुलेशन एनसीईआरटी ने दे रखा है, नियरली 80% जो पॉपुलेशन होती है ना वो RH पॉजिटिव होती है। ठीक है, 80% ह्यूमन पॉपुलेशन, 80% ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी होती है, RH पॉजिटिव होती है। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि आरबीसी की सरफेस पर अगर ये इस टाइप का एंटीजन है जो रेसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे देखने को मिला था, तो हमने उसको बोला RH पॉजिटिव, और अगर ये नहीं है तो बोला RH नेगेटिव। क्लियर है बिल्कुल। तो ब्लड ग्रुप तो आपका वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम तो A और B एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर होगा। ठीक है, पर उसके साथ साथ अगर RH एंटीजन भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और RH एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब आगे कहानी चलती है, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड कहानी है जो आपको कंसेप्चुअल समझनी होगी। ठीक है, कंसेप्चुअल समझनी होगी। ठीक है, तभी तो कहते हैं किसी का, जैसे मानो एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप O है, दूसरे का भी O है। ठीक है, मानो जो दूसरा था वो O नेगेटिव था, पहला O पॉजिटिव था, तो आपने नेगेटिव पॉजिटिव तो मैच नहीं किया, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया। आपने सोचा इसका भी O है इसका भी O है, उठा के दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लड ग्रुप तो मैच कर रहा है ना, इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई O नेगेटिव है, कंसेप्ट समझना, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा पहले मैं आपको, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन समझा रहा हूं। मान लो ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन कैसे थे, वहां से ये RH नेगेटिव थे, यानी इनकी बॉडी RH एंटीजन को जानती ही नहीं है। अभी इसका RH एंटीजन से कोई इंटरेक्शन नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि RH एंटीजन होता भी है नहीं होता। समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी इनको पता ही नहीं है RH एंटीजन के बारे में, इन महाशय को। ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप क्या था, इनका ब्लड जो ग्रुप था वो O नेगेटिव था। जल्दीबाजी में हमने एक डोनर को पकड़ा जिसका ब्लड ग्रुप था O पॉजिटिव। हमने नेगेटिव पॉजिटिव को मेजर नहीं किया, उठा करके इस O पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को उठा करके हमने क्या कर दिया, इनके बॉडी में इंजेक्ट करा दिया। जब ये आरबीसी अंदर जाएंगे, ये आरबीसी अंदर जाएंगे जिनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव का मतलब, O का मतलब ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है, आंखें बंद करके चढ़ा सकते हो, पर RH एंटीजन तो थी। ठीक है, पर RH एंटीजन तो यहां पर है भाई, ये RH एंटीजन लगा हुआ है। ठीक है, समझना मेरी बात, ये RH फैक्टर या एंटीजन, RH फैक्टर या एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर था क्योंकि पॉजिटिव है ये। तो जब इसकी बॉडी में आपने गलती से O ब्लड ग्रुप एंटर करा दिया पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के अंदर, तो इसकी बॉडी के लिए तो RH फैक्टर अननोन, अननोन है ना, अननोन है ही नहीं, जानता ही नहीं है इसकी बॉडी इस चीज को। जब इसकी बॉडी इस चीज को जानती ही नहीं है, अब होगा घमासान। ठीक है, अब क्या घमासान होगा, देखो भाई, इसकी बॉडी के लिए तो फॉरेन पार्टिकल है, कोई बाहरी तत्व, एक दुष्ट एलिमेंट ये प्रवेश कर चुका है, ये प्रवेश कर चुका है। समझना मेरी बात। बी लिम्फोसाइट थी, और बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर आप जानते हो एंटीबॉडी होते हैं, ये कौन है, बी लिम्फोसाइट। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो बी लिम्फोसाइट उसको पकड़ लेते हैं और पहचानते हैं तू अपना है या पराया। अपना है तो माफ कर देंगे, पराया है तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। तो बस जैसे ही पता चलता है कि RH एंटीजन तो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है, तो हमारे लिए तो पराया है, बाहर से आया है, तो तुरंत बी लिम्फोसाइट डिवाइड करेंगे। किसके अंदर डिवाइड करेंगे, दो टाइप के बी लिम्फोसाइट, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव को तो बोलते हैं प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल,
और जो इनएक्टिव्स होते हैं उनको बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स तुरंत फॉर्म्ड हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और प्लाज्मा सेल क्या काम करेंगे, बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच फैक्टर। तो इस आरएच फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात। पहले ये एंटीबॉडी नहीं थे, अब ये एंटीबॉडी यहां बन चुके हैं। ये एंटीबॉडी बन चुके हैं, पहले नहीं थे, अब आ चुके हैं ये एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसको बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी। पहले नहीं थे, अब बन चुके हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी। एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले नहीं थे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी बन गए अब, और मेमोरी सेल भी बन गए जो फ्यूचर में एंटीबॉडी को तुरंत बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इस नेगेटिव वाले पर्सन को ये बात पता नहीं थी, गलती से चढ़ाया पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब दोबारा जब इस इंसान ने कहा यार एक बार चढ़ाया तो था पॉजिटिव वाला, यार एक बार और चढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ा था, कुछ पड़ा था भाई, कोई दिक्कत हुई ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई पॉजिटिव में चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइम जैसे ही आरएच पॉजिटिव वाला अगेन एंटर कराया, खेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके पास क्या है, अब इसके पास यहां पर एंटीबॉडी भी है और मेमोरी सेल भी है। तो ये मेमोरी सेल और ये एंटीबॉडी ये इससे बाइंड करेंगे और इन सारे आरबीसी को खत्म कर देंगे। समझना मेरी बात। ये एंटीबॉडी और ये मेमोरी सेल मिलकर के इस सारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। और इस केस में ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी तेजी से बढ़ जाएगा और आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और आरबीसी के ब्रेक होने की वजह से एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है, बिलिरुबिन ब्लूबर्डिन, येलोइश सब्सटेंस होते हैं, वो अचानक से बॉडी में बढ़ जाएंगे जो जॉन्डिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पीलिया, ठीक है। और उस इंसान को पीलिया हो जाएगा, उसकी मौत हो सकती है, ठीक है, डेथ हो सकती है, एनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। तो ये डेथ को लीड कर सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि, समझ रहे हो आप, पॉजिटिव वाले, भाई ध्यान रखना, नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ओ नेगेटिव का मतलब है उसके पास ना तो ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना आरएच एंटीजन है, वो सही मायने में यूनिवर्सल डोनर है। तो ओ नेगेटिव को आप यूनिवर्सल डोनर बोलोगे, ना कि ओ पॉजिटिव को। आप समझे मेरी बात, समझे या नहीं, ठीक है। ये है यूनिवर्सल डोनर, ये नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी इंसान के अंदर अगर एक बार आरएच एंटीबॉडी बन जाते हैं, क्योंकि नेचुरली आरएच एंटीबॉडी नहीं होते, ठीक है, और अगर एक बार बन जाते हैं और दोबारा गलती से भी उसकी बॉडी के अंदर आरएच एंटीजन की एंट्री हो जाती है तो खेल खत्म। समझे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी के बेस पर मैं समझा पाऊंगा इस पूरे कंसेप्ट को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आरएच इनकम्पेटेबिलिटी या मिसमैचिंग। क्या है आरएच इनकम्पेटेबिलिटी या मिसमैचिंग? समझो मेरी बात, अच्छे समझना। इसके केस में क्या होता है, समझना। A special case of RH incompatibility and mismatching has been observed between the भाई RH नेगेटिव, किसका, एक प्रेग्नेंट मदर का RH नेगेटिव ब्लड हो और उसका बेबी RH पॉजिटिव वाला हो, फीटस RH पॉजिटिव वाला हो, तब ये केस देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। मदर कैसी हो, RH नेगेटिव, और फीटस कैसा हो, RH पॉजिटिव। सिंगल केस है, ठीक है। मदर कैसी हो, RH नेगेटिव, और उसका फीटस कैसा हो, RH पॉजिटिव। तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल हो जाएगा, फर्स्ट बेबी नॉर्मल, पर शर्त है इस मदर के अंदर गलती से RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ना चढ़ा दिया हो, नहीं तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे और इस बने हुए होंगे। और ऐसी मदर जिसमें पहले से ही RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है और वो अगर RH बेबी को कंसीव करती है, खेल खत्म, पहले बेबी की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है।
बट अभी अभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं। मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है। फीटस का मतलब है उसका भ्रूण, उसका बच्चा, ठीक है। पहला बेबी तो नॉर्मल होगा, बट अदर शो इरेथ्रो ब्लास्टोसिस। इरेथ्रो मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब होता है इसका ब्रेक होना, बस्ट होना। समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो। इससे क्या होगा, जब इरेथ्रोब्लास्टोसिस होगी तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा उस बच्चे के अंदर, और धीरे धीरे उसको जॉन्डिस हो जाएगी। एनीमिया हो जाएगा, और आगे जाकर के उसकी डेथ भी हो सकती है। जॉन्डिस, एनीमिया उसकी डेथ को भी लीड कर सकता है, ठीक है। यानी समझ में आया, मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है, पहला बेबी नॉर्मल होगा, बट अदर शो इरेथ्रोब्लास्टोसिस, उनके आरबीसी में ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। सर कैसे, कंसेप्ट समझाता हूं। मान लो ये प्लेसेंटा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, ठीक है। दो प्रेगनेंसी लेके चल रहा हूं। पहली प्रेगनेंसी, मान लो ये मानना, ये ऐसे ऐसे, ये फीटस है, ठीक है। ये फीटस, इस साइड में फीटस दिखा रहा हूं, ये मदर है। मदर कैसी है, आरएच नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है। और ये फीटस कैसा है, आरएच पॉजिटिव, क्योंकि इसकी आरबीसी में यहां आपको आरएच एंटीजन देखने को मिल जाएगा, ये आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो होता क्या है, जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो रही होती है, लास्ट मंथ वाला टाइम की बात कर रहा हूं, उस समय ये आरबीसी लीक भी कर सकती हैं, और जब बच्चा अलग होता है उस समय तो पूरा ब्लड मिक्स हो ही जाता है ना, फीटस का और मदर का, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, जब भी ऐसा केस होगा तो ये आरबीसी सीधा एंटर करेंगे मदर के ब्लड के अंदर, ये एंटर करके, वही केस सेम जो बताया था मैंने, अंदर एंटर करेंगे। तो अंदर जाते ही सेम वही चीज, इनका इंटरेक्शन किससे होगा, बी लिम्फोसाइट से। और बी लिम्फोसाइट पे कौन लगे होते हैं, एंटीबॉडी, आपको पता ही है, वो इससे बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करते ही ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, ये बन चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी इस मदर को नहीं पता था, पर ये काम हो चुका है, ठीक है। और मेमोरी सेल फ्यूचर में काम करते हैं, और प्लाज्मा सेल क्या बना लेंगे, आरएच एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी। नेचुरली आरएच के इसमें एंटीबॉडी नहीं होते। मैं लिख देता हूं, ये वाली बात जगह है शायद पीछे, यहां जगह थी, ठीक है। नोटेबल पॉइंट लिख देता हूं मैं, नेचुरली आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा। भाई हमारे प्लाज्मा में नेचुरली आरएच एंटीबॉडी नहीं होते, जैसे ए के अगेंस्ट ए एंटीबॉडी होते हैं, बी एंटीबॉडी होते हैं, आरएच एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में नहीं होते नेचुरली, हम बात कर रहे हैं नेचुरली, ठीक है। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना है, नेचुरली आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा, समझना। तो वही पहला बेबी का केस है, ये गए मेमोरी सेल बन गए और प्लाज्मा सेल बन गए, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट है, बन चुके हैं।
अब मदर ने क्या किया, सेकंड बेबी तो अलग हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है, और ये बन चुके हैं, मदर को कुछ नहीं पता। अब सेकंड प्रेगनेंसी का केस है, सेकंड प्रेगनेंसी है, अगेन से फीटस कंसीव किया मदर ने, फीटस कंसीव किया, फीटस कंसीव करेगी मदर, तो अगर सेकंड बेबी भी आरएच पॉजिटिव है, सेकंड बेबी भी आरएच पॉजिटिव है, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन तो होगा ही ना, आरएच एंटीजन होगा, आरएच पॉजिटिव, सेकंड प्रेगनेंसी का केस है। अब क्या होने वाला है, जब वही लास्ट मंथ आता है, यानी लेट प्रेगनेंसी का लेस्ट, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूं, तीसरा ट्राइमेस्टर, वही 7 8 9 9 मंथ वाला पीरियड, ठीक है, वहां पर प्लेसेंटा कमजोर हो जाता है, आरबीसी के लीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, लीकेज की, ठीक है, और अगर एक भी आरबीसी समझना लीक करके कहां चली गई, मदर के ब्लड में, जिसमें पहले से ही मेमोरी और प्लाज्मा सेल बन चुके हैं, एंटर कर गई, गलती से भी एक भी आरबीसी एंटर कर गई, और करेगी, इतनी लीकेज तो होगी, करेगी, तो तुरंत ही, क्योंकि अब यहां लिम्फोसाइट नहीं है, क्योंकि इनके इंटरेक्शन में बहुत टाइम लगता है, डायरेक्टली मेमोरी सेल आते हैं, डायरेक्ट मेमोरी सेल आते हैं, मेमोरी सेल भी ऐसे ही होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, डायरेक्ट मेमोरी सेल आते हैं, और ये मेमोरी सेल डायरेक्ट इन एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, समझना। यहां पर जो आरएच एंटीबॉडी बनेंगे वो मेनली कौन से होंगे, आईजीएम, ठीक है, मेनली आईजीएम होते हैं, मेनली मोस्टली आईजीएम ही होते हैं, जो लार्जेस्ट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट, सबसे बड़े एंटीबॉडी होते हैं, जो पहली बार जब इसको होते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, कहां दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की इम्यूनिटी के अंदर प्राइमरी या फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी या सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जब पहली बार कोई एंटीजन एंटर करता है तो मेमोरी और प्लाज्मा सेल बनते हैं, जब सेम एंटीजन दूसरी बार एंटर करता है तो उसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से नहीं होता, उसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होता है। पहली बार इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से, सेम एंटीजन, दूसरी बार इंटरेक्शन मेमोरी सेल से, जो बन चुके हैं। और मेमोरी सेल आईजीएम नहीं बनाते, मेमोरी सेल ऐसे एंटीबॉडी बनाते हैं जिनको आईजीजी बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होते हैं और प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी सेल क्या कराएंगे, ये कन्वर्ट होंगे प्लाज्मा सेल में, और ये बनाएंगे आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी, ये भी एंटी आरएच एंटीबॉडी है, आरएच के अगेंस्ट बन रहे हैं ना, ठीक है, आरएच एंटीबॉडी बोल सकते हो, या आरएच एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी, यानी ये आरएच एंटीजन के अगेंस्ट है, ये भी आरएच एंटीजन के अगेंस्ट है, पर ये आईजीएम टाइप के हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं, समझो मेरी बात, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होते हैं आईजीजी, बस इनके बनते ही खेल खत्म हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ये आईजीजी स्मॉलेस्ट होते हैं, ये सीधा प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर जाएंगे, और अंदर जाकर के ये फीटस की आरबीसी से बाइंड कर जाएंगे, और फीटस की आरबीसी से बाइंड करके उस फीटस के अंदर सारी आरबीसी को ब्रेक कर देंगे, और इस बेबी को हो जाएगा क्या, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, और फीटस की डेथ हो जाएगी यूट्रस के अंदर ही, ठीक है, समझ रहे हो ना। पहला बेबी नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, पर अब मदर के अंदर ये बन चुका है, पहले नहीं था, ठीक है। अब उसी मदर ने सेकंड बेबी कंसीव किया, सेकंड बेबी, पीछे प्लेसेंटा दिखा रखा है, प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा बोलते हैं, जो फीटस और मदर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इनके ब्लड मिक्स नहीं होते क्योंकि बीच में क्या होता है, प्लेसेंटा, पर आईजीएम एंटीबॉडी बहुत बड़े होते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते, पर आईजीजी एंटीबॉडी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं, जो फीटस में एंटर करके इसको किल कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एराथ्रोब्लास्टोसिस। इस फीटस की स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, इसको जॉन्डिस हो जाती है, इसको एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है एक्चुअल में सेकंड बेबी की सर्वाइबिलिटी ना होने का, ठीक है। अब सेकंड क्या, अब तो थर्ड बेबी आएगा,
वो भी मारा जाएगा, क्योंकि मेमोरी सेल तो बन चुके हैं ना, बन चुके हैं। अब ये मेमोरी सेल तुरंत उससे इंटरेक्ट करेंगे, आईजीजी बनाएंगे और आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे। जब भी मदर बेबी कंसीव करेगी तो ये बने हुए आईजीजी और मेमोरी सेल उससे इंटरेक्ट करके उसको किल कर देंगे। अब ये मदर कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। समझ में आया है नहीं आया बेटा? हाँ, अब ये मदर कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। समझे या नहीं समझे? समझे होगे, ठीक है। तो यही है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में भी नॉर्मल होगा, बट अदर शो एरेथ्रोब्लास्टोसिस, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसको एनीमिया बोलते हैं, जॉन्डिस हो जाएगी और फीटस की डेथ हो सकती है, ठीक है। अब केस स्टडी है, मतलब समझो वो मदर है, उस समझ रहे हो, उसने पहले कभी शादी से पहले ब्लड लिया होगा, ट्रांसफ्यूज कराया होगा, गलती से पॉजिटिव वाला ब्लड उसको चढ़ा दिया गया हो, ठीक है, और उसके अंदर मेमोरी सेल पहले से ही प्रेजेंट हो, और शादी के बाद वो बेबी कंसीव करती है और पॉजिटिव बेबी होता है, सेम आरएच पॉजिटिव, तो पहला बेबी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये केस है। अब कंसेप्ट मैंने बता दिया, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये फिनिश होता है यहाँ पर। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझा सकते हैं, इसको हम बता दें आपको। जैसे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ आपको एक बार और। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो भाई वही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फीटस कैसा है, आरएच पॉजिटिव, मदर कैसी है, आरएच नेगेटिव, ठीक है। अगर ये आरबीसी लीक करके मदर के अंदर चले जाते हैं, लीक करके, या जब बच्चा मदर से अलग होता है, प्लेसेंटा टूटता है उस समय, ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट से इंटरैक्ट करते हैं, बी सेल से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरैक्ट करके मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल आईजीएम एंटीबॉडी बनाती है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल नहीं है, पर मेमोरी सेल बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड प्रेगनेंसी का केस आया। सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर समझना, 7 मंथ से लेकर के 9 मंथ के बीच में, ठीक है, अगर एक भी आरबीसी लीक करके मदर के ब्लड में चली गई, तो इस बार इसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होगा, प्लाज्मा सेल से नहीं होगा, मेमोरी से। और मेमोरी सेल से इंटरेक्ट करते ही तुरंत प्लाज्मा सेल बनेंगे, जो इस बार जो एंटीबॉडी बनाएंगे वो आईजीजी हैं, आईजीजी। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी बनते हैं और फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम बनते हैं, ठीक है। और आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होते हैं, सीधा प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर जाएंगे और सारी आरबीसी की क्लंपिंग कर देंगे, जिससे फीटस की डेथ हो जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए सेकंड फीटस सरवाइव नहीं करेगा, थर्ड फोर्थ कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। तो सर ऐसे में क्या होगा, क्या आरएच नेगेटिव मदर है और फादर आरएच पॉजिटिव है, तो क्या उनके बेबी कंसीव ही नहीं होगा अब कभी, ठीक है। समझना मेरी बात। तो आपको अगर एक से ज्यादा बेबी चाहिए तो फर्स्ट बेबी के केस में आपको एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब वो रोगम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट होता है, वो क्या है देखो समझो। तो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन किसके थ्रू हो रहा है? रोगम के थ्रू हो रहा है। पर किस प्रेगनेंसी के केस में? पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में, ये गड़बड़ नहीं कर देना। फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में प्रिवेंशन होता है, पहली प्रेगनेंसी के केस में प्रिवेंशन होगा। अब प्रिवेंशन क्या होगा? जब बेबी कंसीव होगा ना, और समझना, तो लास्ट मंथ 7 से लेकर के 9 मंथ के बीच में, और जब बच्चा अलग होता है उस समय हम क्या करते हैं, कोशिश करना समझने की। हम क्या करेंगे, लैब में बने हुए, लैब में बने हुए ये इंजेक्शन है, सिरिंज है, ठीक है। एंटी आरएच एंटीबॉडी हमने इसमें डाल दी है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, वाई शेप दिखा दो, एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटी बॉडी, इसको रोगम भी बोलते हैं, ठीक है।
एंटी आरएच एंटीबॉडी रोगम, रोगम, ठीक है, रोगम के नाम से आते हैं। एंटी आरएच एंटीबॉडी जो हमने लैब में बनाए हुए थे, ठीक है, इनको इंजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही फीटस की आरबीसी मदर के ब्लड में एंटर करती है, तो ये वाले एंटीबॉडीज को चारों तरफ से क्लंपिंग कर देते हैं, यानी इसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से नहीं हो पाता, बी लिम्फोसाइट से इसका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। जब बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल ही नहीं बनेंगे, और मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे तो सेकंड बेबी नॉर्मल हो जाएगा। अगर थर्ड बेबी चाहिए तो सेकंड के केस में ट्रीटमेंट करा लो, फोर्थ बेबी चाहिए थर्ड के केस में ट्रीटमेंट करा लो। समझ में आ गया ना? यानी सिंपल सी बात है, हम इन आरबीसी को बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट नहीं होने देते। पहले प्रेगनेंसी के केस में ही हमने बाहर से एंटीबॉडी डाल दी है जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, बस इस समय सारी आरबीसी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये बी लिम्फोसाइट से इनको इंटरेक्ट ही नहीं करने देते हैं, तो मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अगला बेबी भी आप कंसीव कर सकते हो। समझ में आया? नहीं आया? आया होगा। ये लाइन जरूर याद रखनी है, ठीक है? तो आपके यहां से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? कई तरीके से बताया है मैंने, एक तरीके से नहीं, कई तरीके से बताया है, जिससे कोई भी कंसेप्ट आपका मिस ना हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? एनसीईआरटी में पूरा पैरा दे रखा है लिम्फ का। तो लिम्फ होता क्या है समझो। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ एक तरीके से मिडिल मैन का काम करता है। भाई ब्लड हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां उसका भाई लिम्फ पहुंचेगा। समझना मेरी बात, जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां उसका भाई लिम्फ पहुंचेगा। क्लियर है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है, ठीक है? इसको आप बोल सकते हो लिम्फ कैपिलरी। ये है लिम्फ कैपिलरी, जिसको एक नाम से जानते हैं हम, लैक्टेल्स, लैक्टेल। और इनके चारों तरफ होती है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी इनके अराउंड होते हैं लिम्फ कैपिलरी के, ठीक है? समझना मेरी बात। और बीच में कुछ सेल्स दिख रहे हैं आपको, इनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है? बीच में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, ठीक है? भाई ब्लड कैपिलरी में तो ब्लड ही फ्लो करेगा ना, ठीक है? तो यहां ब्लड फ्लो करता है, ब्लड, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड। तो जब ब्लड फ्लो करता है ना, तो बीच बीच में इन कैपिलरी के ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर, ठीक है? अब इन छोटे छोटे पोर से ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट होता है। ब्लड फिल्टर हो रहा है, ये ब्लड फिल्टर होकर नीचे आना चालू हो गया, ब्लड फिल्टर होकर नीचे आना चालू हो गया, ये नीचे आ रहा है, ब्लड फिल्टर होकर ब्लड नीचे आ रहा है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कंटिन्यू चल रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कंटिन्यू चल रहा है। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये ब्लड कंटिन्यू फिल्टर होकर के बीच में आ रहा है, और यहां आकर के ये एक फ्लूइड बन जाएगा जो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनेगा। इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बन रहा है। समझना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ठीक है? भाई एक चलनी लगी हुई है, छलनी, चलनी नहीं छलनी, ठीक है, लगी हुई है, जो ब्लड को फिल्टर कर रही है। कुछ चीजें जा रही हैं, कुछ चीजें नहीं जा रही, ठीक है? तो ये एक फ्लूइड बन गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगेन फिल्टर करता है इन लिम्फ कैपिलरी के अंदर, इनके पोर से होता हुआ यहां पहुंचता है, धीरे धीरे इनके पोर से होता हुआ यहां पहुंचता है, और यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। यानी एक बार इसका और फिल्ट्रेशन हो गया, एक बार और फिल्ट्रेशन होने से अगेन एक फ्लूइड बनेगा, इसको बोलोगे लिम्फ।
यानी इन लिम्फ कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड पहुंचेगा वो एक्चुअल में लिम्फ कहलाएगा, वो एक्चुअल में लिम्फ कहलाएगा जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करेगा। समझ रहे ना मेरी बात? ये है एक्चुअल में लिम्फ, ये है एक्चुअल में लिम्फ। तो लिम्फ एक्चुअल में है क्या भाई? लिम्फ का मतलब है ब्लड का फिल्ट्रेट। क्या चीज? फिल्ट्रेट, यानी फिल्टर हो गई। तो लिम्फ में क्या नहीं होता, समझो मेरी बात। लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस क्या निकाल दो? ब्लड में से आरबीसी निकाल दो, आर बी सी, और क्या निकाल दो? प्लेटिलेट्स निकाल दो, और क्या निकाल दो? बड़े बड़े प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन। अगर आपने लिम्फ में से ब्लड, प्लेटिलेट्स और मैक्रो प्रोटीन निकाल दिए, फिल्ट्रेट भी रह गया, नहीं आ पाए यहां तक, तो लास्ट में कलरलेस, क्योंकि आरबीसी निकल गए, तो कलरलेस सब्सटेंस बचता है, इसको हम लिम्फ बोलते हैं। समझे या नहीं समझे? ये कलरलेस सब्सटेंस बचता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लिम्फ बोलेंगे। तो लिम्फ फिजिकल टू क्या होगा? तो लिम्फ फिजिकल टू समझ में आया होगा, लिम्फ फिजिकल टू ब्लड माइनस आरबीसी, प्लेटिलेट्स एंड मैक्रो प्रोटीन। ब्लड में से इन सबको निकाल दो, जो लास्ट में बचेगा वो है लिम्फ। इन सबको निकाल दो, जो लास्ट में बचेगा वो है लिम्फ। इसीलिए देख, समझना मेरी बात, इसको मिडिल मैन बोलते हैं, मत जो बिचौलिया होता है, बिचौलिया, ठीक है भाई। ब्लड का भी काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस, हार्मोन एटसेट्रा, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, सबको ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ का भी काम ये है, जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां लिम्फ पहुंचेगा, ठीक है, समझ में आया? तो लिम्फ क्या काम कर रहा है? एक्ट एज मिडिल मैन। लिम्फ क्या काम कर रहा है? एक्ट एज मिडिल मैन between, act as middleman between blood and tissue। समझ रहे हो? ब्लड और टिश्यू के बीच में एक मध्यस्थ का भूमिका निभाता है, ठीक है। मिडिलमैन का काम करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सट्रैक्टर, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, गैसेस एटसेट्रा कर देता हूं, ठीक है, समझ में आया? तो मिडिलमैन का काम कर रहा है। तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। व्हाट इज लिम्फ? ठीक है, लिम्फ इज अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का छनित है, ब्लड का फिल्ट्रेट है, ठीक है। ब्लड को 2 बार हम फिल्टर कर रहे हैं और फाइनल जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो है लिम्फ। क्लियर है बिल्कुल? तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक चीज और मैं करा देता हूं, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड में आरबीसी होते हैं और कलर कैसा होता है? रेड। ड्यू टू किसकी वजह से रेड होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से लाल कलर होता है, आरबीसी की वजह से नहीं होता, ठीक है। जबकि अगर मैं लिम्फ में बात करता हूं तो यहां पर आरबीसी क्या होते हैं भाई? अभी बताया था मैंने, यहां पर आरबीसी क्या होते हैं? एब्सेंट। आरबीसी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो कलर कैसा होगा यहां पर? कलर कलरलेस, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता लिम्फ के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है। यहां पर हीमोग्लोबिन क्या होगा? एब्सेंट। हीमोग्लोबिन नहीं है यहां पर, इसलिए कलरलेस है। यहां डब्ल्यूबीसी, भाई ब्लड में डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, आप समझ रहे हो, बहुत कम होते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया था 7000 पर MMQ, बहुत कम, ठीक है। जबकि एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी का जो घर है, कैंटेरिया है, वो तो लिम्फ है, वहां भर भर के भरे पड़े हैं डब्ल्यूबीसी वहां पर, ठीक है। तो एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी होते कहां है? लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। यहां मोर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है।
अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो ब्लड के अंदर टोटल 7 to 8% प्रोटीन बताते हैं, 7 से 8% प्रोटीन, ठीक है, लगभग 7 से 8% प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड में, ये आप जानते हो, ठीक है। पर यहां पर मैक्रो प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, मैक्रो प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। तो मैक्रो प्रोटीन नहीं होते तो टोटल परसेंटेज कितनी रह जाएगी, इसकी जगह आप रख दोगे अप्रोक्सीमेटली 4% ही प्रोटीन होता है लिम्फ के अंदर, यानी प्रोटीन कम होता है लिम्फ के अंदर, ब्लड में प्रोटीन ज्यादा होता है। अच्छा, प्लेटिलेट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में तो होते हैं, हाँ, पर यहां पर प्लेटिलेट्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं लिम्फ में प्लेटिलेट्स, अभी बताया था मैंने, ठीक है। और प्लेटिलेट्स क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं अगर लिम्फ वेसल्स रप्चर कर जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या क्लॉटिंग नहीं होगी उसके अंदर? क्या लिम्फ में क्लॉटिंग नहीं होती? होती है, क्योंकि प्लेटिलेट्स में मेनली क्या होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक सोर्स और लिखाया था मैंने, इंजर्ड टिश्यू, यानी इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लॉटिंग टाइम ज्यादा होगा, टाइम लगेगा, यहां क्लॉटिंग टाइम, ड्यूरेशन ऑफ क्लॉटिंग बहुत शॉर्ट होता है, फास्ट क्लॉटिंग होती है। समझ रहे हो, यहां ड्यूरेशन क्या होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है, स्लो, स्लो क्लॉटिंग होगी यहां पर। समझ में आया है, नहीं आया ये पॉइंट, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है मैंने बता दिया है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं जो मैं हम पढ़ाते हैं वहां पर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर, वहां कवर करा देंगे इसको, ठीक है। चलो, ओके, ब्लड क्लियर है, लिम्फ क्लियर है, डिफरेंस करा दिया है मैंने, एकदम सिंपल वे में कराया है, जिससे कि एक एक कंसेप्ट एनसीईआरटी की लाइन आपकी एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सर्क्यूलेटरी पाथवे, हार्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सॉरी हट कर रहा हूं, ब्लड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिम्फ वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका सर्क्यूलेटिंग फ्लूइड वाला पार्ट पूरा एंड हो चुका है। और अब स्टार्ट करते हैं सर्क्यूलेटरी पाथवे, रास्ता, यानी वेसल्स की बात चल रही है, ठीक है। और तीसरा पार्ट आएगा हार्ट, जो आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के बाद 2 लेक्चर और लूंगा आपके, हाँ 5 लेक्चर के लिए मैंने कहा था, 2 लेक्चर और लूंगा, उसमें आपका बहुत कंसेप्चुअल हार्ट पूरा करा दूंगा, ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल हार्ट सेट कर दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल, हम मान के चल रहे हैं आप 11th में हो, बिल्कुल न्यू हो, आपने आज तक नहीं पढ़ा, फिर भी एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है। बस आप कंसिस्टेंसी रखना, लेक्चर कंटिन्यू देखना, तो आपको एकदम अल्टीमेट लेवल का मिलेगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। तो टाइम कम है, हमें लेक्चर कम मिले हैं इसमें, लेक्चर कम का मतलब है ड्यूरेशन कम है, हफ्ते में 2 ही तो लेक्चर लेने होंगे हमें, ठीक है। जो हफ्ते में 2 लेक्चर लेने हैं तब भी हम अक्टूबर तक पूरा खत्म करा देंगे आपको, ठीक है, मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसके अंदर, थोड़ा पढ़ाएंगे पर एकदम गोल्ड पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, एकदम गोल्ड, ठीक है। आप ये मत समझना कि फ्री में मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी कम है, नो बेटा, ठीक है, क्वालिटी कम नहीं है, आपके लिए अभी इतना सफिशियंट है, और नीट इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, बैच में आओगे तो कुछ कुछ और एक तड़का लगा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल देते हैं, बस ये अंतर होता है, पर एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है और कंसेप्ट पूरे हैं, क्लियर है। चलो, अब बात करते हैं सर्क्यूलेटरी पाथवे। तो सर्क्यूलेटरी पाथवे में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स, समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स में आप जानते हो एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक कैपिलरी होती है, ब्लड के सर्क्यूलेटरी सिस्टम में, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है और कैपिलरी क्या होती है, समझना इस चीज को, ठीक है। मैं डिफरेंस करके समझाऊंगा, पर एक थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। जैसे मान लो ये हार्ट है, ऐसे 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 ही बनाते हो ना हार्ट, ऐसे बनाते हो आप हार्ट, आगे और मिला दो उसको पॉइंटेड, ऐसे हार्ट बनाते हैं बच्चे, ऐसे 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 ऐसे, या देखा भी होगा। क्या एक्चुअल में हार्ट हमारा ऐसा होता है? जो हार्ट आप बनाते हो ना, जैसे जो हार्ट बनाते हो आप, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हार्ट कैसे बना? इस हार्ट में क्या किया हमने, आधा पार्ट तो एट्रिया का ले लिया और आधा पार्ट हमने वेंट्रिकल का ले लिया और बना दिया हार्ट।
ठीक है। अरे यार ये कैसा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तीर चला दिया हूं, कोई नहीं। आधा पार्ट तो हमने इसमें एट्रिया का लिया है और आधा पार्ट हमने इसमें वेंट्रिकल का लिया है, ये ऐसे, ये एट्रिया का पार्ट है, अब वेंट्रिकल का पार्ट जोड़ रहा हूं उसमें, और ये ऐसे, ठीक है। ये एट्रिया, ऊपर वाले एट्रिया होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, कुछ ऐसा हार्ट होगा, क्लियर। ऊपर वाले चैम्बर एट्रिया, नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल, ठीक है। चलो, पता नहीं लोग इसी को कट कर लें, वो तीर बनाता हुआ हार्ट, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ भी चल रहा है आज की डेट में, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। चलो ठीक है, अब समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, हार्ट से जो बड़ी सी एक आर्टरी निकलती है, एओर्टा, जो पूरे ब्लड में ये ऐसे निकलेगी, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करेगी, एओर्टा, समझना, आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी हार्ट से निकलती है, निकली। अब ये आर्टरी आगे जाकर के छोटी छोटी ब्रांचों में कन्वर्ट होगी, छोटी छोटी ब्रांचों में कन्वर्ट होगी, समझना, और भी छोटी छोटी ब्रांचों में कन्वर्ट होगी, समझना। और ये ब्रांचें आगे जाकर के एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, समझने की कोशिश करना। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टिश्यू के अंदर। और फाइनली ये सारी की सारी कैपिलरी, ये छोटी छोटी ब्रांच होती हैं, फाइनली ये यहां से हार्ट में ओपन होती है, समझना, ये हार्ट में ओपन होती है, यानी यहां से ब्लड निकला, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहाँ क्या फिल्ट्रेशन, ब्लड से जो भी चीज निकलनी है वो निकल जाएगी, फिर ये टिश्यू में चली जाएगी, गैसेस, न्यूट्रिएंट, सब कुछ चला गया यहाँ पर। और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता हुआ, होता हुआ, होता हुआ, होता हुआ वापस हार्ट में आ जाएगा। सर इससे क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा होगा, हार्ट से जो निकलती है वो आर्टरी है, क्या निकलती है, आर्टरी। फिर आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचों में टूटती है, इसको आर्टेरियोल बोलते हैं, आर्टेरियोल। फिर आर्टेरियोल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। और फिर इनसे छोटी छोटी ब्रांचें बनती हैं, इनको वेन्यूल बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं। और ये सारे वेन्यूल मिलकर के वेन बनाते हैं, समझ रहे हो। और ये सारी वेन कहां ओपन कर रही हैं, हार्ट में, यानी ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन, ध्यान रखना, ऑल आर्टरी विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, सारी आर्टरी हार्ट से ही ओरिजिनेट होती हैं, डक्ट की फॉर्म में निकलती हैं यहां से, ठीक है। और ऑल वेन, सारी वेन की बात करता हूं, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू,
सारी की सारी वेन कैपिलरी से टिश्यू से निकलती हैं, कैपिलरी के, ठीक है। ऑल वेन originate from टिश्यू या कैपिलरी भी बोल सकते हो, टिश्यू या कैपिलरी। ऑल वेन originate from टिश्यू या कैपिलरी, ऑल आर्टरी originate from हार्ट, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल आर्टरी एंड ऑल वेन। आई या नहीं आई? ठीक है, अब सीक्वेंस समझ में आ गई। आर्टरी छोटे छोटे ब्रांचों में टूटेंगे, आर्टेरियोल, फिर कैपिलरी का नेटवर्क, फिर कैपिलरी के मिलने से वेन्यूल बनेंगे, वेन्यूल से वेन और वापस हार्ट। विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू या कैपिलरी। ये कैपिलरी से बन रहे हैं और ये हार्ट से बन रहे हैं। ये ओपन करते हैं हार्ट में, ये ओपन करते हैं टिश्यू में, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये समझ में आया वेसल्स के अंदर। अगर मैं आर्टरी और वेन की बात करता हूं तो इनके अंदर 3-3 लेयर होते हैं, यहां सिर्फ सिंगल लेयर होती है जिससे कि गैसेस न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कुलेटरी पाथवे है जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आर्टरी में 3 लेयर्स हैं, वेन्स में 3 लेयर्स हैं, कैपिलरी में एक ही लेयर है। ठीक है, आउटर जो लेयर होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर वाली आउटर लेयर, ध्यान रखना आउटर है, ये आउटर है, आउटर है जो फाइब्रस होती है। हमेशा आउटर लेयर फाइब्रस ही होते हैं, कोलिजन फाइबर के मिलने से बनते हैं। आ गया समझ में? अब देखो मिडिल वाली लेयर, देखो मिडिल लेयर, ये ट्यूनिका मीडिया है। ट्यूनिका मतलब लेयर, ट्यूनिका मीडिया, मिडिल लेयर है, मिडिल। स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स। सबसे अंदर की लेयर दिख रही होगी, ये सबसे ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना, एक ही बात है, ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा। ये सबसे अंदर की लेयर है इनर, इनर है जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसको एंडोथेलियम बोलते हैं, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम का मतलब है एक एपिथीलियम है जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं। तो 3 लेयर होते हैं आर्टरी में भी और वेन में भी। तो अंतर क्या है? अंतर बताता हूं अभी, ध्यान से देखो। यहां पर ट्यूनिका मीडिया थिक है, थिक ट्यूनिका मीडिया। क्यों है भाई ट्यूनिका मीडिया थिक? समझना, इसलिए थिक है क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर। कोई हार्ट से जुड़ी होती है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हार्ट से जुड़ी हुई है, पल्स देख रहे हो ना, वो आर्टरी में देख रहे हो, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसको झेलने के लिए ट्यूनिका मीडिया थिक होता है, जबकि यहां पर ट्यूनिका मीडिया थिन होता है, थिन ट्यूनिका मीडिया, थिन ट्यूनिका मीडिया, थिक ट्यूनिका मीडिया। क्लियर है? बिल्कुल थिक ट्यूनिका मीडिया और थिन ट्यूनिका मीडिया, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहां पर ल्यूमिन, डायमीटर ऑफ ल्यूमिन, डायमीटर ऑफ ल्यूमिन क्या है यहां पर? बहुत कम है, जबकि यहां पर देखो, ध्यान से देखो, डायमीटर ऑफ ल्यूमिन बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा है डायमीटर इसका, इसका डायमीटर बहुत छोटा है, उसका डायमीटर बहुत बड़ा है। अब ध्यान से देखोगे, यहां आपको वॉल देखने को मिल रहे हैं, वॉल, ठीक है? यहां वॉल्व नहीं होते, यहां वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहां पर वॉल्व एब्सेंट होते हैं। समझे या नहीं समझे? ये डिफरेंस है।
ये आर्टरी और वेन के अंदर डिफरेंस बताया मैंने। जबकि कैपिलरी की अगर बात करूंगा ना यहां पर, तो यहां पर ओनली सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। क्या बोलते हैं सिंगल लेयर को? सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। यानी आर्टरी जो हार्ट से जुड़े होते हैं, हाई प्रेशर होता है, वॉल्व नहीं होते क्योंकि वॉल्व की जरूरत ही नहीं है इनको, ठीक है। हाई प्रेशर से ब्लड पंप हो रहा है, इसलिए ट्यूनिका मीडिया यहां पर थिक होती है। और ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, ल्यूमिन छोटा होता है, इसलिए बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी ब्लड प्रेशर यहां पर हाई होता है। यहां ल्यूमिन कम होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यहां पर लो होता है। ब्लड प्रेशर लो है, यहां ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि ल्यूमिन का इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ल्यूमिन। आप समझ रहे ना मेरी बात? ल्यूमिन का, ठीक है। यहां वॉल्व की जरूरत नहीं है, पर यहां पर वॉल्व होते हैं, क्योंकि देखो ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वेन्स, धीरे धीरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, वॉल्व खोलते हैं, ब्लड ऊपर गया, फिर वॉल्व बंद हो गया, ब्लड नीचे नहीं आएगा। फिर ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड ऊपर गया, फिर वॉल्व बंद होगा, ब्लड नीचे नहीं आएगा। तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व की हेल्प से धीरे धीरे वेन्स के अंदर लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। पर आर्टरी में हाई प्रेशर से करता है, क्योंकि ल्यूमिन छोटा होता है, स्मॉल होता है, मीडिया थिक होती है, हार्ट से ओरिजिनेट करते हैं, हाई प्रेशर होता है इनके पास। समझे या नहीं समझे? जबकि कैपिलरी में मेनली क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या हो रहा है यहां पर? डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा कर देता हूं, न्यूट्रिएंट, गैसेस, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ठीक है, एटसेट्रा, इन सब का डिफ्यूजन होता है। क्योंकि एक लेयर होती है सिंगल लेयर, क्या बोलते हैं उसको? एंडोथीलियम। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? ये हमारा ब्लड वेसल्स वाला पार्ट पूरा होता है। अच्छा, एक और बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको, पोर्टल वेन। भाई एक तो आर्टरी हो गई, एक वेन हो गई, ठीक है, मैं समझा ही दूंगा आपको, ठीक है। जितनी भी भाई आर्टरी वेन में तो कोई डाउट है ही नहीं ना। भाई आर्टरी कहां से ओरिजिनेट हो रही थी? ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू या कैपिलरी। जबकि पोर्टल वेन, पोर्टल वेन कैपिलरी से ओरिजिनेट होती है, और एंड भी कैपिलरी में ही होता है, ठीक है, एंड भी कैपिलरी में ही होता है। जैसे मानो, ठीक है, आर्टरी की बात करता हूं, आर्टरी, सारी आर्टरी हार्ट, हार्ट से ओरिजिनेट होती है डक्ट की फॉर्म में, डक्ट की फॉर्म में, समझना, और टिश्यू में खुलती हैं आगे जाकर के कैपिलरी की फॉर्म में टिश्यू के अंदर। ये डायरेक्शन हो गया। अगर मैं वेन्स की बात करता हूं, वेन्स, वेन्स टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं, टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं कैपिलरी की फॉर्म में, और सीधी जाती हैं ये हार्ट के पास। सीधी कहां जा रही है? ये हार्ट के पास, ठीक है, फिक्स है, समझने की कोशिश करना। जबकि अगर मैं पोर्टल वेन की बात करता हूं, पोर्टल वेन ये कैपिलरी से ओरिजिनेट होगी, और अगेन कैपिलरी में ही टूटेगी, कैपिलरी में ही टूटेगी। ऐसी वेन को हम पोर्टल वेन बोलते हैं, पोर्टल वेन। यहां कहीं पर भी हार्ट नहीं है, कैपिलरी कैपिलरी, हार्ट नहीं है, तो ऐसी वेसल्स को हम पोर्टल वेन बोलते हैं। समझे या नहीं समझे? पोर्टल वेन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये पोर्टल वेन हमारी बॉडी में कहां देखने को मिलती है, अब समझो। ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस, और नीचे होती है इसके पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी। हार्मोन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में यहां पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये होता है।
ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये क्या है, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में आपको एक वेन देखने को मिल रही है, इट इज अ पोर्टल वेन, इट इज अ पोर्टल वेन, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये महाशय है, ये इनकी गट है, ये इनका स्टमक है, जे शेप, ये इनकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये ऐसे 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 दिखा दो, ये कोई महाशय है, ठीक है। तो इनके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल वेन होती है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। एक पोर्टल वेन तो ये दिख गई आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, ठीक है। एक और होती है, समझना, यहां होगा लिवर, आप जो भी खाते पीते पचाते हो, चाहे वो स्टमक से हो, समझना मेरी बात, स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहा हो, ठीक है, स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहा हो, या वो आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा हो, ये सारा का सारा एब्जॉर्ब होके सीधा लिवर के पास जाता है, और अगेन लिवर के अंदर जाकर के ये कैपिलरी में टूट जाता है, ठीक है। यानी यहां कैपिलरी से ओरिजिनेट हुई, अगेन लिवर में कैपिलरी में टूट गई, यहां पर हर्ट नहीं है, यहां पर भी इन दोनों के बीच में हर्ट नहीं है, कैपिलरी कैपिलरी बीच में, लिवर को हेपेटिक बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो एक्चुअल में दो पोर्टल वेन होती हैं आपके इस बॉडी के अंदर, एक तो हेपेटिक पोर्टल वेन बिटवीन गट एंड लिवर, और दूसरी होती है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। एकदम क्लियर, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। आर्टरी की डेफिनेशन, वेन्स की डेफिनेशन, पोर्टल वेन की डेफिनेशन, कैपिलरी टू कैपिलरी, टिश्यू टू टिश्यू, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, गट और लिवर के बीच के अंदर जो दिख रहा है आपको, गट और लिवर के बीच में हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन बिटवीन गट और लिवर, यहां पर भी कहीं पर भी आपको हर्ट नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी वेन को हम पोर्टल वेन बोलते हैं। अब बताओ मजा आया है नहीं आया, ठीक है, कुछ कमेंट कर दिया करो, कुछ शेयर कर दिया करो, ठीक है, समझे, चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो तुम पढ़ो, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ो, ठीक है। कंटेंट आपको मैं जबरदस्त दूंगा, बस आप पढ़ाई करो, ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ो और रिजल्ट लेके आओ परफेक्ट, ठीक है। मुझे पता है जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम मेरा नाम नहीं लोगे, ठीक है, मुझे पता है ये वाली बात, ठीक है। आप उसका नाम लोगे जो उस समय आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और तुम सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंटरनल कोर में ये चीज होगी कि हाँ कहीं ना कहीं एमडी सर से पढ़े थे ड्यूरिंग एमबीबीएस, ठीक है। आपको क्योंकि ये जो टच दे रहा हूं ना मैं, आप सबको भूल जाओगे पर मुझे और जूलॉजी को नहीं भूलोगे, ये पक्की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है और मैं बहुत कोर से पढ़ाता हूँ, और आपकी कोर के अंदर डालूंगा इन सब चीजों को जो एमबीबीएस में आपको टच देंगे, ठीक है। मतलब मैं और मेरा सब्जेक्ट ये आपके दिमाग में ब्रेन में सेट होगा, समझ रहे हो, परमानेंट सेट करके रहूंगा इसको ब्रेन के अंदर, ठीक है। हाँ वो एक अलग बात है, आप नाम ना लो, पर ये परमानेंट सेट है, मुझे पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया, सर्कुलेटरी पाथवे। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे में एक दो चीजें एनसीईआरटी ने और एक्स्ट्रा दे रखी हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, एक एनसीईआरटी बोलती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर?
ठीक है। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसे एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन समझते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्विकास, क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज का विकास होना, इसको इवॉल्व, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो पहले इनवर्टिब्रेट आए थे, फिर बाद में वर्टिब्रेट आए। भाई पहले तो इनवर्टिब्रेट ही आए थे ना, फिर बाद में वर्टिब्रेट आए। तो जो इनवर्टिब्रेट स्टार्टिंग में आए थे तो उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट था। फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर आगे जाकर कौन आए? इनवर्टिब्रेट के बाद वर्टिब्रेट आए, उनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट था। ठीक है, क्योंकि क्लोज कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओपन सिंपलिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझे या नहीं समझे? समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ओपन टाइप का क्लोज टाइप का होता क्या है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, बहुत सिंपल वे में। देखो ये मान लो ये बॉडी कैविटी है, इस कैविटी को हम हीमोसील भी बोल सकते हैं, हीमोसील या साइनस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लड एक कैविटी, इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? ब्लड, ब्लड भरा हुआ है, टोटल ब्लड ही ब्लड है, और ये टिश्यू है। अगर बॉडी के टिश्यू एक कैविटी में फ्लोट कर रहे हैं जिसमें ब्लड भरा हुआ है, और इस कैविटी को हीमोसील या साइनस, हीमोसील या साइनस बोलते हैं, और ब्लड का फ्लो अगर इस हीमोसील के थ्रू हो रहा है, ब्लड का फ्लो अगर इस हीमोसील के थ्रू हो रहा है, हार्ट से समझना, ब्लड का फ्लो अगर इस हीमोसील के थ्रू हो रहा है, ब्लड का फ्लो अगर इस हीमोसील के थ्रू हो रहा है, तो इसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कैविटी होती है, जिसमें सारे ऑर्गन फ्लोट करते हैं। ठीक है, और ओपन सिस्टम यानी ऑल ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल कैविटी फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कहां देखने को मिलता है? डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ऑर्थोपोड्स के अंदर होता है और मोलस्कस के अंदर होता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल। फिर धीरे धीरे एनिमल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई, इवॉल्व हुए। ठीक है, जब इवॉल्व हुए, ठीक है, तो आप बोलोगे तो हर टिश्यू, हर ऑर्गन के लिए सेपरेट ब्लड वेसल्स बनाए गए, क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, ओपन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पर हर टिश्यू के लिए समझना, जैसे मानो ये कोई टिश्यू है, ये कोई और टिश्यू है, ये कोई और टिश्यू है, हर टिश्यू के लिए एक क्लोज सिस्टम बनाया गया, और इस क्लोज सिस्टम की हेल्प से, इस क्लोज सिस्टम की हेल्प से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट इस नेटवर्क के थ्रू हुआ, क्लोज सिस्टम के थ्रू हुआ। इसको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो जो कॉर्डेट्स में ज्यादा डोमिनेंट था। नॉन कॉर्डेट में एग्जांपल दे रखा है हमने, एनिलिडा यानी अर्थवर्म के अंदर मिलता है, और मोस्टली कॉर्डेट में यानी आगे जाकर के इवॉल्व जो हायर एनिमल थे उनमें ज्यादा डोमिनेंट है। तो एग्जांपल ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा और कॉर्डेटा, बस काम हो जाएगा। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस समझ में आया होगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंगल सर्कुलेशन की बात करूंगा। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन को तो मैं इधर रिप्रेजेंट करूंगा, और सिंगल सर्कुलेशन को हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे। समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो
सिंपल से समझो। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? देखो, हार्ट और टिश्यू के बीच में एक ही सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, ये टिश्यू है, हार्ट है। तो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी इम्प्योर, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है, गिल्स में प्यूरिफाई होता है, और अगेन टिश्यू में। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, हार्ट अगेन प्यूरिफाई। समझ रहे हो? इस टाइप के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ऐसा हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है, उसको ही पंप करता है, ऐसे हार्ट को हम वेनस हार्ट बोलते हैं। वेनस हार्ट बोलते हैं, वेनस। वेनस हार्ट बोलते हैं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड को पंप करता है, गिल्स में प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होकर के फिर कहाँ जाता है? ये टिश्यू के पास। टिश्यू के पास जाता है, फिर टिश्यू उसको ये रिसीव करके हार्ट में। तो सिंगल सर्कुलेशन कहाँ देखने को मिलता है? सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन फिश। फिश में देखने को मिल रहा है। अब डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, समझो डबल सर्कुलेशन। अब समझते हैं, ये लंग्स है, ये हार्ट है, ठीक है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहाँ जाता है? लंग्स में, प्यूरिफाई होने के लिए। हो गया प्यूरिफाई। समझना। और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां आता है? हार्ट में आया। हार्ट क्या काम करेगा? उसको कहां भेजेगा? टिश्यू के पास, टिश्यू। टिश्यू। और टिश्यू के पास पहुंच करके अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में से कहां जाएगा? अगेन हार्ट में आएगा। आ गया, ठीक है। समझना मेरी बात अच्छी तरीके से। कितने सर्कुलेशन नजर आ रहे हैं? हार्ट और टिश्यू और हार्ट और लंग के बीच में, ठीक है। तो रेड कलर ऑक्सीजनेटेड को दिखा रहा है, ग्रीन कलर डीऑक्सीजनेटेड को, ठीक है। तो यहां पर हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, और हार्ट और टिश्यू के बीच में भी सर्कुलेशन चल रहा है। तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन चल रहा है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, समझना। और दूसरा, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें कोई डाउट? पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में, सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट और टिश्यू के बीच में रन होता है। एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। नो डाउट, नो कंफ्यूजन। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। जो कंप्लीट टाइप का भी होता है, इनकम्प्लीट टाइप का होता है, जो मैं आगे टाइप्स ऑफ हार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे समझना, अगर मैं आपसे पूछूं पल्मोनरी सर्कुलेशन
किस किस कैसे रन होता है? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जरा बताओ, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है जो हार्ट से निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा लंग्स, लंग्स से क्या निकल रही है? पल्मोनरी वेन, जिसमें डीऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेट होता है, और लेफ्ट एट्रिया, यानी ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी लंग्स पल्मोनरी वेन, फिर कहा जाएगा ये सीधे लेफ्ट एट्रिया। यानी यहां पर हार्ट के दो चैम्बर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया, ये हार्ट के चैम्बर हैं। समझ में आया नहीं आया? ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसे में आपसे पूछूं, इसी पे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा सीक्वेंस पर फॉलोइंग पे, ठीक है। ऐसे ही पूछूंगा मैं आपसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपसे पूछूंगा तो क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन? क्या बताओगे आप बताओगे, वापस आ रहा हूं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन किस किस के बीच में होगा? टिश्यू और हार्ट के बीच में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या निकल रहा है? ये एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी या आर्टरी बोल सकते हो, और ये क्या है? वेन, वापस हार्ट, ठीक है। या सिस्टमिक वेन बोल सकते हो, सिस्टमिक वेन, टिश्यू से सिस्टमिक वेन, एओर्टा, सिस्टमिक आर्टरी और सिस्टमिक वेन, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी का मतलब है नॉर्मल आर्टरी की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इससे कहां जाएगा? टिश्यू, टिश्यू से कहां जाएगा? सिस्टमिक वेन, से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके राइट एट्रिया। ये सर्कुलेशन हो गया। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट इन्वॉल्व इन सिस्टमिक सर्कुलेशन? तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया, इन्वॉल्व इन पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया। आप बताओ, कोई चीज छूटेगी आपसे? हार्ट के चैम्बर पूछेगा तब भी आप बताओगे, ठीक है। पाथवे पूछेगा तब भी आप बताओगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? फ्लो डायग्राम में करा रहा हूं, थ्योरी की जरूरत ही नहीं है, मैजिकल फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन तो फिश में मिलता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, फिश के बाद एम्फीबिया से चालू होता है, पर एम्फीबिया और रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, जो मैं आके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्ट में। और अगर आप बात करोगे बर्ड्स और मैमल्स की, तो यहाँ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन का कंसेप्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इसको। एनसीईआरटी बोलती है कि लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। हार्ट और टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। क्लियर है बिल्कुल? एनसीईआरटी का भी बता देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, समझाई दिए दोनों मैंने, ठीक है। इसमें वेना कैवा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पर डोर्सल एओर्टा और पल्मोनरी वेन का पार्टिसिपेशन होगा, बीच में हार्ट आ गया। यहाँ पर आर्टरी वेन और कैपिलरी का स्ट्रक्चर भी समझा दिया, जो मैंने डिटेल में आपको डायग्रामेटिकली समझाया था। ये डायग्राम यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये आपका सर्कुलेटरी पाथवे एकदम परफेक्टली क्लियर होता है। वेना कैवा क्या होती है? जो सबसे बड़ी वेन होती है, जो सीधी हार्ट में जाती है। एओर्टा क्या होता है? डोर्सल एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो सीधा हार्ट से निकलती है, फिर वो ब्रांचों में टूट जाती है। ये कई ब्रांचों के मिलने से बनती है, सीधी हार्ट में खुलती है। इसको मैं डिटेल में हार्ट में बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है बेटा।
इसके बाद फाइनली हम हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट में अगले लेक्चर से लूंगा। तो सबसे पहले बेसिक टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट तो मिल गया था मैं फिश के अंदर, क्लियर था, उसको वेनस हार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एम्फीबिया से, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड की बात कर रहे हैं। तो एम्फीबिया के अंदर ध्यान रखना है आपको, डबल सर्कुलेशन मिलेगा। मैं एग्जांपल लिख देता हूं थोड़े से यहां पर। डबल सर्कुलेशन भी दो टाइप का होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एक होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल पूछेगा और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल पूछेगा, बस। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के अंदर हार्ट जो पंप करता है ना, वो ऑक्सी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करके पंप करता है। जबकि डबल सर्कुलेशन कंप्लीट जो होता है ना, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पंप कर रहा है, लंग्स में जा रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पंप कर रहा है जो बॉडी टिश्यू में जा रहा है। ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। तो इसमें पंप करता है मिक्स्ड ब्लड, और इसमें पंप होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली, सेपरेटली पंप होता है। कहां मिलता है ये और कहां मिलता है ये क्वेश्चन एग्जांपल आएंगे। तो ये मिलेगा एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक सिंगल एक्सेप्शनल केस है, शायद यहां भी हमने दे रखा है, अच्छा यहां नहीं दे रखा, कोई नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये कहां मिलेगा? बर्ड्स के अंदर मिलेगा, और कहां मिलेगा ये? प्लस मैमल्स, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जबकि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जहां पर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा वहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, जहां 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा वहां इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, क्योंकि ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करेगा, ये सेपरेट करेगा। इनके एग्जांपल ये हमने डायग्रामेटिकली समझाने की यहां कोशिश कर दी है। जैसे एम्फीबिया की बात कर लो, ठीक है। तो एम्फीबिया में ध्यान से देखना, यहां एट्रियम 2 हैं पर वेंट्रिकल एक है, एक ही वेंट्रिकल है। तो यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो रहा है, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो रहा है। तो जो पंपिंग होगी वो मिक्स ब्लड की होगी। जो पंपिंग होगी ना, यहां से जो ब्लड जाएगा वो मिक्स्ड होगा। तो कैसा हो गया? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सेम यहां पर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है, तो मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग होगी, मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड। ये भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। बट मैमल्स और बर्ड की बात की जाए, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्योंकि क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए ये मास है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये भी मिक्स ब्लड को पंप कर रहा है, पर यहां पर सेपरेट, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, ये पंपिंग हो रही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और यहां पंपिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, सेपरेट पंपिंग हो रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये अलग है, ये अलग है, मिक्सिंग नहीं हो रही बीच में कहीं पर भी, ठीक है। इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो स्पेशली मैमल्स और बर्ड्स में मिलता है, क्योंकि इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ मैमल्स और बर्ड्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है।
तो 4 चैम्बर्ड हार्ट जहां पर भी होंगे वहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट जहां पर भी होंगे वहां इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, और जहां 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा वहां सिंगल सर्कुलेशन होगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो यहां आकर के हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है। हार्ट यानी आपका सर्कुलेटरी पाथवे हो चुका, आपका ब्लड वेसल्स वाला पार्ट पूरा इसमें इंक्लूड हो गया, और ब्लड वाला पार्ट पूरा हो चुका। अब ह्यूमन हार्ट की बारी आई, तो अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो मिस मत करना लेक्चर को। ठीक है, क्योंकि आपके लेक्चर्स, आपके कमेंट्स कहीं ना कहीं इंटरनल मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मतलब अंदर से मोटिवेट करते हैं। कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो, आप लगे रहो। ठीक है, लगे रहो और बेस्ट से बेस्ट बच्चों के लिए दो। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय।